नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देश के करोड़ों किसानों को आज सौगात मिली केंद्र सरकार द्वारा। दशहरा के पहले जीएसटी की सौगात मिली थी आम जनता को, और अब किसानों को दीपावली से पहले सौगात मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 42,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपए के दलहन उत्पादकता मिशन का आज से शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से 100 आकांक्षी जिलों के किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। साथ ही कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। फसल विविधीकरण और खेती के टिकाऊ प्रणालियों को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा फसल के स्टोरेज में बढ़ोतरी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और किसानों के लिए लोन की सुविधा को भी आसान बनाया जाएगा। कैसे, ये पूरी की पूरी तो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक है कि किसान भी आत्मनिर्भर हो, और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में कृषि के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का आज से शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात निर्भरता कम करने के लिए दलहन मिशन जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और इससे जुड़े अनेक क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान 24,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के साथ ही निर्धारित किए गए 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाया जाएगा। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,440 करोड़ रुपए की लागत वाली दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। उन्होंने दलहन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने पर जोर दिया। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए देश की कृषि प्रणाली में सुधार जरूरी थे और इन्हें 2014 में ही शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दलहन की खेती में लगे किसानों से बातचीत की। इन्हें कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में मूल्य श्रृंखला आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ हुआ है। इन किसानों को किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ की सदस्यता और कृषि अवसंरचना कोष के तहत सहायता भी प्राप्त हुई है। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक पहल पर आइए देखते हैं क्या कहना है अन्नदाता किसानों का। दलहन में वो जो चीज़ें हैं वो अपने शरीर के लिए कितने अच्छे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, वो कितने पीछे है, आगे कैसा जाना है, वो प्रधानमंत्री ने अभी हमको बताया है। वो काफ़ी इसके ऊपर भी कुछ सब्सिडी देने लगे हैं और किसान भाइयों को आह्वान कर रहे हैं कि वो अपन दलहन के फसल में ज़्यादा से ज़्यादा तय करो। मैंने जो 50 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर लिया उसमें मेरे को 80,000 रुपये जीएसटी में कम हो गए। हमने पूरा देखा कि हमारे प्रधानमंत्रियों का जो मिशन है वो बहुत ही बढ़िया मिशन है। अभी हमने पीछे भी देखा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश वर्ल्ड के सामने हमारा मिलेट्स का जो प्रोटीन जैसी बात रखी थी, वही हिसाब से आज प्रधानमंत्री का मिशन मुझे दिखा कि दलहन के बारे में, दलहन के इसमें भी हमारा देश आगे जाए और सब वर्ल्ड के सामने हम उभरे और जो अपना जो आयात हो रही है वो बंद होकर हम यहाँ से निर्यात करें। वो बहुत बड़ी चीज़ आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम युवा किसानों के सामने रखी। उधर ज़्यादा मूंग होते तो मूंग का सीधा फ़ायदा मिलता, मूंगफली का भी मिल रहा है। और जैसे सरकार की योजना जो प्राकृतिक खेती का है, वो प्राकृतिक खेती के अंदर जो हमारे जो पशुधन है, जो थारपारकर गाय की जो नस्लें हैं वहाँ हमारी वो फलीभूत हो रही है, क्योंकि उसका जो गौमूत्र है, उसका जो काउडंग है, उसका सीधा किसान के खेत में उपयोग हो रहा है। उस किसान की समृद्धि धीरे धीरे बढ़ रही है। तो कैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसानों के जीवन में न केवल खुशहाली लाएगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत के तरफ तेजी से संपूर्ण भारत का कदम बढ़ाएगी, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय कुमार अग्रवाल जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत है संजय अग्रवाल जी। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं विनोद आनंद जी, जो कि पीएम कमेटी ऑन एमएसपी और एग्रीकल्चरल से संबंधित जो विषय हैं उन पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संबद्ध हैं। आप दोनों भी खास मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। संजय अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये दो ऐतिहासिक पहल की गई। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात कही। आज नानाजी देशमुख, जिन्होंने ग्रामीण स्वराज की संकल्पना के लिए पूरा जीवन अपना समर्पित किया, ग्रामोदय की संकल्पना को साकार किया। कैसे ये दोनों योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण किसान, खेती किसान, खुशहाल जीवन, इसमें आगे आने वाले वर्षों में से धरातल पर लाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है, दोनों के बहुत ही दूरगामी प्रयास और दूरगामी प्रभाव होंगे। मैं पहले दलहन मिशन की बात करना चाहूँगा। आज हमारे देश में इनकम लेवल लगातार बढ़ रहा है और उसके कारण दलहन की खपत भी लगातार बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार के दालों की खपत बढ़ रही है। हमारे किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन भी बढ़ा है। लेकिन फिर भी हमें कई मात्रा के लिए, कई प्रकार की दालों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है, उसमें हमारी बिल्कुल क्लियर कट प्राथमिकता है कि हमें दलहन का आयात नहीं करना पड़े, बल्कि हम निर्यातक देशों की श्रेणी में आए। और किसान भाई और किसान बहनें इसमें लगातार मेहनत कर रही है। भारत सरकार का भी ये प्रयास है कि किस प्रकार जो चुनौतियाँ हैं इस सेक्टर में, उसके लिए हम किसानों को मदद दें, किसानों को अच्छे बीज दें, किसानों को अच्छा बाज़ार दें, किसानों को अच्छी प्रोसेसिंग दें, ताकि अधिक से अधिक इसमें किसान जुड़े और किसानों की आय भी बढ़े। तो इसके लिए 11,440 करोड़ रुपए की लागत से अगले 6 वर्षों के लिए एक मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं को ध्यान में रख कर के योजनाएँ बनाई गई हैं। और हर राज्य के लिए, हर दाल के लिए, हर प्रकार के किसानों के लिए अलग अलग तरीके से हम उनको मदद पहुँचाएँगे। और इस बार एक बड़ी घोषणा यह भी है कि किसानों को कई बार उनकी दालें बेचने में समस्या होती है, एमएसपी से कई बार कम मार्केट वैल्यू हो जाती है जी। तो इसमें राज्य सरकारों की मदद से भारत सरकार ये कोशिश और ये प्रयास पूरी तरह करेगी कि हमारे किसान भाइयों को
बेचने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। जी। यदि जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे उन्हें हम MSP पर खरीद भी करेंगे। जी, हमारे साथ विनोद आनंद जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई, 6 वर्षों में उपज भी बढ़े, रकबा भी बढ़े। रकबा क्योंकि दाल की फसल अरहर तो साल भर के लिए फिक्स हो जाती है, उस खेत में कुछ और नहीं बुआई कर सकते हैं। कैसे ये जो चुनौतियां हैं उनको पार पाने में राष्ट्रीय नीति जो है वो कारगर साबित होगी? देखिए, पैक्स टू अपेक्स का जो अप्रोच है और उस पैक्स के अपेक्स अप्रोच में जो मार्ग लिया गया है उसको हम पहले देखें। पहले क्या था कि एक किसान कहाँ बेचे, मंडी के अलावा उसके पास, और मंडी की उपलब्धता तब हो पाती थी जब MSP की घोषणा हो जाती थी और वो बाजार जाता था। जी। अब वो पहले ही पैक्स के नाफेड में एक पोर्टल बना हुआ है, समृद्ध पोर्टल, उस पर रजिस्टर्ड हो जाता है। तो आप जब अपनी फसल की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ उत्पादक नहीं हैं, आप मार्केट में करें, आप ये तय करेंगे, किसान अब ये तय करते हैं कि क्या प्राइस होगा, उनके फसल का क्या प्राइस होगा वो और कैसे बेचेंगे। तो जो कमोडिटी के ट्रेडर थे, जो सरकार ने जो बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं उसको पहले हमको समझने की बात होगी। तभी ये जो फसल विविधीकरण का जो एक पूरा अध्याय था जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था और जिस पर आज तक की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, और किसान वैसे जिलों में जहाँ पे उसका उत्पादन हो सकता था और अभी तक नहीं हो पाया, जैसे मैं बिहार से आता हूँ तो गया नवादा का जो रीजन है जहाँ की सॉइल स्ट्रक्चर, जहाँ की एग्रोनॉमिक सपोर्ट जैसी है, अब वो सरकार पूरे माध्यम से उनको पता होता है कौन सा किसान क्या बो रहा है, तो वहाँ तक उस जैसी एक्सटेंशन सर्विसेज उनको पहुँचा सकते हैं और उनकी खरीदारी की पूरी समुचित व्यवस्था कर सकते हैं। तो एक अपने आप में एक नया मील का पत्थर है। आपको इस बात पे ये ध्यान देना होगा कि सरकार ने किया क्या है। सरकार देखिए त्रिस्तरीय लेवल पे, जिले के लेवल पे, राज्य के लेवल पे और केंद्र के लेवल पे एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये आप सबसे कहिए कि आज़ादी के बाद से ये सबसे पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देश में आज जेपी और नानाजी देशमुख के जन्म जयंती पे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ है। अब इसमें जो खास करके देखा जाएगा, जिला जहाँ पे जिला सरकार जहाँ पे किसान जाता है तो किसान को क्या पैदा करे, किस प्रकार से पैदा करे, और जो 3 पहलू उसके हैं, क्रॉप इंटेंसिटी की, और उसको जो धन की उपलब्धता, उसको जो क्रेडिट की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था जिले स्तर पे कैसे हो, उसके लिए 36 सरकार की स्कीमों को कन्वर्ज किया गया है। तो हमारे जिला कलेक्टर को भी ये दिक्कत नहीं होगी कि हम सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ क्या, किस प्रोजेक्ट में, किस गाइडलाइन के तहत किसान को मदद कर पाएँ। कभी कभी बहुत जगहों पे ऐसा होता है, हमारे संजय जी काफ़ी जिलों को लीड किए और काफ़ी बढ़िया बिहार में इन्होंने अपना प्रक्रम किया कृषि विभाग में। चाहने के बाद भी सरकार की ये स्कीमें की जो गाइडलाइन होती है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में और राज्य और केंद्र के मामलों में उलझी हुई रहती है। तो ये एक ऐसा मास्टर स्कीम बनाया गया है जिससे हम सारे के सारे 5-7 मंत्रालयों से किसान को कैसे फायदा मिले, इसके बारे में पूरी चर्चा, सम्मेलन किया गया। सम्मेलन करके वास्तविकता के धरातल पर उसे उतारा जा सके। संजय जी, जिस तरीके से बता रहे हैं कि 11 से ज़्यादा मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं को सम्मेलन किया जाएगा, किसानों को सीधे तौर पर चाहे प्रामाणिक बीज की उपलब्धता हो या फिर उनको प्रोत्साहित करना हो कि वो रकबे को बढ़ाएं, अन्य क्या कुछ उपाय किए गए हैं जो किसान इससे सीधे तौर पर जुड़कर दलहन की खेती या दाल की खेती में और ज़्यादा तेज़ी से आए? देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च हुई है उसमें बिल्कुल फोकस्ड 100 जिले जहाँ की स्थिति थोड़ी बाकी जिलों से ख़राब थी या थोड़े से कम अच्छी थी जी, उनको आगे लाने के लिए, उनको विकास के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए वहाँ के लिए स्पेशल योजनाएं बनेगी। हर जिले के लिए स्पेशल कार्य योजना बनेगी और उसमें वहाँ की क्या लोकल फसल है, लोकल पोटेंशियल है, किसानों की लोकल समस्या क्या है, किसानों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का समावेश करते हुए 36 योजनाएं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाएं हैं, उन सब का फ़ायदा किस तरह सैचुरेशन मोड में मिले ताकि हर किसान को फ़ायदा मिले। और उसमें दलहन और तिलहन इस बार भारत सरकार की प्राथमिकताओं में काफ़ी आगे है क्योंकि किसानों की इनकम बढ़ाना भी हमारा उद्देश्य है। तो इन दोनों फसलों से हमने न केवल इनकम बढ़ेगी बल्कि हमारा देश आत्मनिर्भर भी होगा और किसानों को अच्छे बीज से लेकर के अच्छा बाजार, सीड टू मार्केट हम उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या थी ई मार्केट जो क्षेत्र बनाए गए हैं उन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाकायदा जैसे आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई थी जहां पर आधारभूत संरचना की कमी थी, वैसे कम उत्पादकता के 100 से ज़्यादा जिलों की पहचान की गई
और वहाँ पर दीर्घकालिक उपाय के तहत इन योजनाओं को लागू किया जा रहा है, चाहे वो धन धान्य कृषि योजना हो या फिर दलहन मिशन की। किस तरीके से आपने बताया कि क्रेडिट इनफ्लो चाहे हो, चाहे तकनीकी सहयोग हो, या फिर चाहे किसानों को जो व्यवस्थागत ढांचागत जो उनकी दुश्वारियां हैं उनको दूर करने के क्या उपाय किए गए हैं? देखिए, दो ही रास्ते हैं। एक तो किसान का इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जी, और दूसरा उसको एग्रोनॉमिक सपोर्ट और एक्सटेंशन सर्विसेज मिले, खास करके मार्केट लेड एक्सटेंशन सर्विसेज। तो मार्केट लेड एक्सटेंशन सर्विसेज में आप देखेंगे कि जो एग्री एंड एलाइड एक्टिविटीज़ है, आप इस अनाउंसमेंट के डिटेल में जब जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ऐसे जगहों पे IVF की फैसिलिटी, एनिमल हस्बेंड्री, आपका बी कीपिंग, फिर डेयरी से संबंधित, फिशरी से संबंधित ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं जिसका फायदा किसान ले सकता है। किसान सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉप सेंट्रिक नहीं है। तो ये व्यवस्था जो आज तक किसी ने समझा नहीं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों का दर्द समझा। अब एक किसान के पास तालाब भी अपना है और किसान के पास खेत भी अपना है, किसान के पास पशु भी अपने हैं, किसान के पास फूलों की भी खेती करता है। तो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहता है और जो खास करके जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हमारे 86% हैं, और वो 86% फार्मर्स जो इन जिलों में ही पाए जाते हैं। आप अगर आंकड़ों को खंगालेंगे तो जैसे जो बाकी के 11% किसान हैं वो उनके पास 56% जमीनें हैं पूरे नेट एरेबल एरिया का। तो जो बाकी का जो हमारा रकबा है जिसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स किस प्रकार से खेती कर सकें, उसके लिए पूरा एक दारोमदार है। दूसरा, आप मार्केट लेग एक्सटेंशन सर्विसेज में कोई सीबॉट, अब शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड तय नहीं करेगा कि प्राइस, दाल का प्राइस क्या होगा, अब वो हमारा किसान स्वयं तय करेगा, क्योंकि सरकार को पहले से मालूम होगा कि हमारे इतने लाख किसान दाल की खेती कर रहे हैं। तो हम 70,000 करोड़ रुपए जो दालों के आयात पे खर्च करते हैं, और कभी इस ब्लॉक में कभी उस ब्लॉक में आप जियोपॉलिटिकल चेंजेस देख रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता की एक नई रेखा खींची जा रही है, एक नया होराइजन बनेगा इससे। और सिर्फ दलहन ही नहीं, बल्कि जैसे हम कई क्षेत्रों में उत्पादक बड़े हैं लेकिन उसका हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट लेड एक्सटेंशन सर्विसेज, खास करके फिशरीज के जितने प्रोडक्ट हैं, बी कीपिंग के जितने प्रोडक्ट हैं, अब बी कीपिंग में मधु जो होता है वो तो बाय प्रोडक्ट होता है, उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं बी वैक्स से लेकर के मेडिसिनल इंपॉर्टेंट, खेती से जुड़े हुए अन्य ऐसे चीजें जो जिनसे किसान सीधे तौर से जुड़ा होता है। खेती किसानी की बातें जब कही जाती है तो उसमें चाहे पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, ये सब चीज़ों को भी बढ़ावा देने का पूरा इसमें नियम किए गए हैं। संजय अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 11 वर्षों की अगर देखें तो भारत ने, चाहे वो अनाज उत्पादन की बात हो, वो करीब 900 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया है, फल सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है, मत्स्य उत्पादन बढ़ा है, और उसके पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार की नीतियाँ रही हैं, चाहे वो सीड टू मार्केट जैसा आप कह रहे हैं, बीज से बाजार तक की नीति हो, या फिर उनको मार्केट के वो उपज के साथ साथ मार्केट भी उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं हों। कितना आमूलचूल परिवर्तन है देखे हैं कि एक संस्थागत तरीके से दूरगामी दृष्टिकोण में ये अब परिणाम दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब फसल विविधीकरण के माध्यम से भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि किस प्रकार किसानों को हम लोग डाइवर्सिफाई कर पाए। आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हम लोग आटा और चावल के लिए ही नहीं जाने जाएं, बल्कि जो हमारे बाकी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो किसानों के लिए भी आवश्यक है, हमारे उपभोक्ताओं के लिए भी आवश्यक, तो उनके बीच में एक अच्छा बैलेंस बना करके उस मार्केट को हम लोग हासिल करें। और उसके लिए भारत सरकार ने हर फील्ड में, चाहे वो इरिगेशन से रिलेटेड स्कीम हो, चाहे सीड से रिलेटेड स्कीम हो, चाहे अन्य जो भी किसान को जो भी इनपुट की आवश्यकता हो, उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। किसानों के हाथ में पैसे हो, किसानों को खाद, आज भी बताया गया कि उर्वरक के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है उसको लगातार बढ़ाया गया है ताकि किसानों को इनपुट कम लागत पे मिले। उनके MSP को लगातार हर साल सरकार रिवाइज कर रही है ताकि उनको प्राइस अच्छे मिले, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। और उसके लिए लगातार राज्यों के साथ, क्योंकि राज्य कृषि राज्य का भी विषय है, हम लोग राज्य के साथ समन्वय करके इस योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के भी इस कार्यक्रम में पूरे राज्य से, पूरे देश में सभी राज्यों से, सभी पंचायतों तक लोग शामिल हुए, और सबके मन में एक ही था कि किस प्रकार हम किसानों की हिस्सेदारी को बढ़ाएं और किसानों से जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए। निश्चित तौर से विनोद जी, अगर देखें जिस तरीके से संजय जी बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में बहुत बुनियादी चीज़ों पर परिवर्तन किया, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने से लेकर FPOs के गठन तक की बात हो। गत वर्षों में अगर देखें कृषि का बजट या आवंटन तो बढ़ा ही है, MSP में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी, अभी रबी सीजन के भी MSP की घोषणा चंद दिनों पहले की गई है। किस तरीके से देखते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले आज, चाहे नीति हो, चाहे वो
एमएसपी हो, चाहे वो संस्थागत ढांचे के विकास की बात हो, उसमें आमूलचूल दृष्टि में परिवर्तन है, नीति में परिवर्तन है। देखिए, जब इसकी बातचीत हो रही थी हमारी कमेटी में 2022 से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो दो चीज़ें कही गई थी कि एक, जो कस्टम हाउस एजेंट को मालूम होता है कि किसान और जो पोर्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैसे कम करे, तो वो सारी चीज़ें जो आप इसमें देखेंगे कि कैसे हमारा किसान मार्केट सेंट्रिक हो। हमारा किसान जब दाल का उत्पादन कर रहा हो या किसी फसल का उत्पादन कर रहा हो, क्या एवोकाडो का क्लस्टर हमारे यहाँ नहीं बन सकता जी। ऐसे बहुत सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं जो हम विदेशों को एक्सपोर्ट करेंगे, और उससे किसानों को, हमारे जो युवा किसान खास करके हैं जो खेती से दूर हट रहे हैं, उनको फायदा हो। और इसकी पूरी एक संरचना पूरी रखी गई। तो इन सारी चीज़ों को, सारी स्कीमों को एक जगह कन्वर्ज करके कस्टम हाउस एजेंट और फार्मर्स के बीच की दूरी कैसे कम हो, उसका आपको इसमें पूरा पूरा रिफ्लेक्शन मिलेगा। दूसरा, आप कभी सोच नहीं सकते थे कि बिहार, जिसको हमेशा से लोग अलग नजरिए से देखे हैं, वहाँ पे बड़े साइलोज बन रहे हैं। आज वहाँ पे वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भारत में अच्छे राज्यों में गिनती की जाती है। 2.5 लाख पैक्सों में 2.5 लाख वेयर हाउसेस बन रहे हैं, और बड़े बड़े गोदाम और उनको आईटी से इंटीग्रेट किया जा रहा है, ब्लॉकचेन से इंटीग्रेट किया जा रहा है, वो स्मार्ट वेयर हाउसिंग हो रहे हैं, स्मार्ट ई वेयर हाउस रिसीट्स इशू किए जा रहे हैं। तो ये पूरा जिस तरीके से, जिसका जो बाजार का फायदा, खास करके कमोडिटीज का फायदा हमारे किसान नहीं ले पाते थे, और भारत की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे नजरिए से लोग दिखाते थे, खास करके जो गुलाबी अखबार वाले जो लोग होते थे, तो वो आपस में आप अब खुद वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि आगे क्या किसान कैसे आगे क्या काम करने वाला है, और ये 2047 का नया एक भारत है, एक नया किसान है, इसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी, उन्नत किसान किस तरीके से देश की उन्नति में अपना योगदान देगा, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर होते भारत के नए इस पहल की। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय अग्रवाल जी और साथ ही साथ विनोद आनंद जी। संजय अग्रवाल जी, चलते चलते आपसे कि किस तरीके से देखते हैं कि केवल खेती ही नहीं, खेती से जुड़े हुए अन्य क्षेत्र, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे वो पशुपालन हो, उन सबको एक समय की स्वरूप दे के किसान की आय बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी लाने का प्रयास है पूरा। देखिए, अब जैसे मैंने कहा, खेती के अलावा हॉर्टिकल्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर बन के उभर रहा है। फल, फूल, सब्जी, ये तीनों सेक्टर में जो इनकम किसान ले रहे हैं, और ख़ास करके युवा इसमें बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का यूज करके वो हर सीजन में हर प्रकार के फल, फूल, सब्जी लेकर के आ रहे हैं। इससे एक नई प्रकार की एक कल्चर, जो एग्रीकल्चर में एक नई कल्चर डेवलप हो रही है, और उसको लेकर के जो किसानों में नया उत्साह है, किसानों को इनकम बढ़ रही है, और ख़ास करके हमारे यहाँ कई चीज़ें जो नहीं हो पाती थी वो अब इंडिया में हो रही है, और इंडिया के लोग अपने घर की बनी हुई सब्जी जो विभिन्न प्रकार की होती है, चाहे फल हो चाहे अन्य प्रकार के फूल हो, हर सीजन में अब मिल रहा है। तो एक नया सेक्टर है जिसमें हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके लगातार इसमें सपोर्ट कर रही है, और उसका काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ नहीं, देश के विकास की गति बढ़ाने में भी बेहद कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आनंद जी। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो आत्मनिर्भर भारत की राह गाँव से चलती है, और गाँव की पगडंडियाँ हमारे किसानों के परिश्रम से और पराक्रम से कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत होती हैं। किसान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा, और ये दोनों योजनाएं समर्पित हैं अन्नदाता के लिए। तो कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।